मिनशैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बायोलॉजिक ब्रेकडाउन। हम क्लास 12 के यूनिट नंबर 1 डाइजेस्टिव सिस्टम के क्वेश्चन आंसर शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स को आज हम सॉल्व करेंगे। देखेंगे आप हमारा पहला शॉर्ट क्वेश्चन आंसर क्या है। व्हाट इज मैकेनिकल डाइजेशन, ये हमारा पहला शॉर्ट क्वेश्चन है जिसका आंसर हम ये लिखेंगे कि मैकेनिकल डाइजेशन। सबसे पहले आपसे ये पूछा गया है कि मैकेनिकल डाइजेशन क्या होता है। तो डाइजेशन का मतलब हमें पता है कि फूड का डाइजेस्ट होना, फूड का जो है वो स्मॉल पार्ट्स में टूट कर उसके बिल्कुल छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड हो जाना और लिक्विड फॉर्म में चेंज होके ब्लड में शामिल हो जाना जो है वो डाइजेशन कहलाता है। तो 2 टाइप्स की डाइजेशन होती हैं, एक को हम कहते हैं मैकेनिकल डाइजेशन और दूसरी डाइजेशन को हम कहते हैं केमिकल डाइजेशन। मैकेनिकल डाइजेशन में जो बॉडी के पार्ट्स हिस्सा ले रहे होते हैं, जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट्स होते हैं, वो बेसिकली वो पार्ट्स जो है वो मैकेनिकली इन्वॉल्व होते हैं फूड को डाइजेस्ट करने में या उसकी ब्रेक डाउन करने में। तो इसकी डेफिनेशन हम ये लिखेंगे कि इट इज द फिजिकल प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन फूड इनटू स्मॉलर पीसेस। ये एक फिजिकल प्रोसेस होता है जिसमें फूड जो है वो ब्रेक डाउन यानी टूट जाता है छोटे छोटे पीसेस में, छोटे छोटे हिस्सों में। एंड दिस हैपेंस व्हेन यू च्यू फूड विथ योर टीथ इन द माउथ एंड व्हेन मसल्स इन योर स्टमक एंड इंटेस्टाइन। और ये जब होता है जब आप फूड को च्यू करते हैं, जब सबसे पहले हम जो है वो जब फूड हम लेते हैं तो हमारे फूड जो है वो हमारे माउथ में यानी मुंह में जाता है। जब मुंह में जाता है तो वहां पर टीथ मौजूद होते हैं और ये टीथ जो है वो उस फूड को च्यू करने के साथ उसको छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ देते हैं। एंड व्हेन मसल्स इन योर स्टमक, और जब वो वही फूड छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड होकर छोटे छोटे हिस्सों में कन्वर्ट होकर स्टमक में पहुंचता है, हमारे मैदे में पहुंचता है, तो मैदे की स्टमक की जो वॉल्स होती हैं उनमें कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन यानी मूवमेंट का प्रोसेस होता है उसमें, और जिसे हम चर्निंग का प्रोसेस भी कहते हैं, जिसकी वजह से वो फूड जो है वो मिक्स हो जाता है। एंड मैकेनिकल डाइजेशन हेल्प इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ फूड सो एंजाइम्स कैन वर्क बेटर ड्यूरिंग केमिकल डाइजेशन। ये सारा प्रोसेस इस वजह से हो रहा होता है कि एक तो हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम के डिफरेंट पार्ट्स हैं उनकी शेप्स डिफरेंट होती है। तो फूड को जब माउथ से एसोफेगस में या फिर जाना होता है तो वहां पर वो फूड जो है वो बड़ी फॉर्म में लार्ज मॉलिक्यूल्स की शक्ल में नहीं जा सकता, तो उसकी ब्रेक डाउन होती है, वो छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होता है। उसके बाद जो है वो एसोफेगस में से गुजरता है। उसके बाद जब वो फूड जो है वो स्टमक में पहुंच जाता है तो स्टमक की वॉल्व्स उसके ऊपर एक्ट करती हैं और चर्निंग का प्रोसेस होता है जिसके जरिए से फूड जो है वो मिक्स हो जाता है। अब ये सारा प्रोसेस इसलिए हो रहा है, यहाँ पर आपको ये बताया जा रहा है कि मैकेनिकल डाइजेशन जो है वो क्या हेल्प करती है। ये जब फूड को छोटे छोटे हिस्सों में स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट कर देती है मैकेनिकल डाइजेशन, ताकि उसके ऊपर जब एंजाइम्स एक्ट करें या डिफरेंट किस्म के केमिकल्स एक्ट करें तो उसे जो है वो आसानी से उस स्मॉल मॉलिक्यूल्स के ऊपर या स्मॉल पीसेस के ऊपर एक्ट किया जा सके। मैकेनिकल डाइजेशन की एग्जांपल्स में हम लिख सकते हैं कि 2 प्रोसेस होते हैं। एक च्यूइंग का प्रोसेस होता है जो कि माउथ में होता है, टीथ के जरिए से होता है, और चर्निंग का प्रोसेस होता है जो स्टमक के अंदर होता है और स्टमक की वॉल्स में कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से फूड जो है वो मिक्स हो जाता है और स्मॉल पीसेस में डिवाइड हो जाता है। इसका पर्पस क्या है, तो इसके पर्पस में, इसके मकसद में हम ये लिखेंगे कि इंक्रीज सरफेस एरिया ऑफ केमिकल डाइजेशन। सरफेस एरिया इंक्रीज होती है इस मैकेनिकल डाइजेशन की वजह से ताकि केमिकल डाइजेशन का प्रोसेस आसानी से हो सके। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट इज केमिकल डाइजेशन। केमिकल डाइजेशन क्या होती है। केमिकल डाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड होता है इनटू सिंपलर मॉलिक्यूल यूजिंग एंजाइम्स। यहाँ पर तो जो है वो पार्ट्स हिस्सा ले रहे थे जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट्स थे, जैसे कि माउथ है या स्टमक है या स्मॉल इंटेस्टाइन है। लेकिन यहाँ केमिकल डाइजेशन में डिफरेंस ये होता है कि इसमें भी ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड ही होता है, फूड सिंपलर मॉलिक्यूलर में कन्वर्ट होता है, लेकिन इस प्रोसेस में केमिकल्स यानी कि डिफरेंट किस्म के एंजाइम्स पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं। तो मुख्तलिफ केमिकल्स के जरिए से फूड की ब्रेक डाउन होना, फूड का छोटे छोटे हिस्सों में कन्वर्ट हो जाना जो है वो केमिकल डाइजेशन जो है वो कहलाता है। हम ये कह सकते हैं कि केमिकल डाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें ब्रेकिंग डाउन फूड इनटू सिंपलर मॉलिक्यूल्स यूजिंग एंजाइम्स की मौजूदगी में एंजाइम्स को इस्तेमाल करते हुए फूड का छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड हो जाना एंड अदर डाइजेस्टिव केमिकल्स और मुख्तलिफ और केमिकल्स की मौजूदगी में, सो दैट द न्यूट्रिएंट्स कैन बी एब्सॉर्ब्ड बाय द बॉडी। तो जब ये
एंजाइम्स और डाइजेस्टिव केमिकल्स की वजह से फूड की ब्रेकिंग डाउन होती है और फूड छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है, तो वो बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में आ जाता है, जिसकी वजह से जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं फूड के अंदर मौजूद वो बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो जाते हैं। इसकी एग्जाम्पल हम ये लिखेंगे कि व्हेन यू ईट ब्रेड विच कंटेन्स स्टार्च, जब हम ब्रेड खाते हैं, ब्रेड को इस्तेमाल करते हैं तो उसमें स्टार्च मौजूद होता है। एंड एंजाइम्स इन योर स्लाइवा कॉल्ड अमाइलेज, हमारा जो स्लाइवा है, हमारे मुंह में जो स्लाइवा मौजूद होता है उसमें स्लाइवरी अमाइलेज एंजाइम्स मौजूद होते हैं जो कि स्टार्ट कर देते हैं ब्रेकिंग डाउन द स्टार्च इनटू सिंपलर शुगर लाइक माल्टोज। वो वहीं पर जो है वो माउथ के अंदर ही ब्रेकिंग डाउन स्टार्च हो जाती है, हो जाती है और स्टार्च जो है वो सिंपल शुगर में कन्वर्ट हो जाता है, जैसे कि माल्टोज में कन्वर्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है डिस्क्राइब पेरिस्टाल्सिस। पेरिस्टाल्सिस को डिस्क्राइब करना है तो पेरिस्टाल्सिस एक प्रोसेस का नाम है जो कि फूड की डाइजेशन में हेल्प करता है। पेरिस्टाल्सिस इज द वेव लाइक मूवमेंट ऑफ मसल्स, ये एक ऐसी मूवमेंट होती है मसल्स की जो कि वेव लाइक होती है इन द वॉल्व ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। और ये कहाँ पर होती है ये मूवमेंट? डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की वॉल्व के साथ ये मूवमेंट होती है। इट हेल्प्स पुश फूड थ्रू द एसोफेगस, स्टमक्स एंड इंटेस्टाइन। इसका बेसिकली मकसद ये होता है कि ये फूड को पुश करती है ताकि फूड जो है वो आगे आगे सब पूरी जितनी भी इंटेस्टाइन है उसमें जो है वो पहुंच सके, GIS जो है वो उसके अंदर पूरा का पूरा जो है वो फूड जा सके। इट हेल्प्स पुशेस फूड थ्रू द एसोफेगस, सबसे पहले ये पुश करती है फूड को, ये जो मूवमेंट है ये फूड को पुश करती है एसोफेगस में, माउथ से एसोफेगस पे जाता है, फिर एसोफेगस से ये स्टमक में चला जाता है और स्टमक से ये इंटेस्टाइन में जाता है। एंड दीज मसल्स कॉन्ट्रैक्शन हैपनिंग ऑटोमेटिकली, और ये जो पेरिस्टाल्सिस का प्रोसेस है, जो मसल्स की मूवमेंट है, इनकी जो कॉन्ट्रैक्शन हो रही होती है वो ऑटोमेटिकली हो रही होती है। एंड मूव फूड इन वन डायरेक्शन, और फूड जो है उसकी मूवमेंट सिर्फ वन डायरेक्शन यानी कि इंटरनली अंदर की तरफ होती है। पेरिस्टाल्सिस इज important फॉर प्रॉपर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट। पेरिस्टाल्सिस का प्रोसेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ताकि सही तरह से डाइजेशन हो सके। कि जाहिर सी बात है ऑब्वियसली कि जब फूड जो है वो हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर सही तरह से पहुंच नहीं पाएगा तो उसकी डाइजेशन भी सही तरह से नहीं हो पाएगी। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसलिए ताकि फूड जो है वो प्रॉपर डाइजेस्ट हो और प्रॉपरली उसकी एब्जॉर्प्शन हो के तमाम न्यूट्रिएंट्स जो है वो फूड आपकी बॉडी में शामिल हो सके। इसकी एक डायग्राम भी आप यहाँ पर देख सकते हैं फूड की मूवमेंट की। फंक्शन पहले हम इसके देख लेते हैं क्या फंक्शन है इसका। फंक्शन, पेरिस्टाल्सिस का फंक्शन ये है कि पुशेस फूड फॉरवर्ड, फूड को फॉरवर्ड आगे की तरफ पुश करना एसोफेगस से इंटेस्टाइन में। ये इसकी आप जो है वो डायग्राम देख सकते हैं, यू कैन सी द डायग्राम। इसको हम थोड़ा सा, पर ये जो है वो फूड है, ये येलो से कलर का, ऑरेंज से कलर का जो फूड बना हुआ है, और यहाँ पर जो है वो इसकी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हो रही है। तो ये इसकी जो वॉल्व्स हैं एसोफेगस की, उसमें कॉन्ट्रैक्शन होती है जिसकी वजह से वो फूड आगे की तरफ चला जाता है। नीचे वाले पार्ट में इसके जो है वो रिलैक्सेशन होती है, ये थोड़ा सा फूल जाता है, बड़ा हो जाता है, तो ये फूड फिर आगे की तरफ, जब फूड पीछे से कॉन्ट्रैक्ट होता है तो ये फूड आगे की तरफ जो है वो मूव करने लग जाता है। जैसे आप यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर इस जगह पर कॉन्ट्रैक्शन हुई तो ये फूड यहाँ से और मजीद आगे चला गया और आहिस्ता आहिस्ता ये फूड जो है वो एसोफेगस से आपके स्टमक और स्टमक से इंटेस्टाइन में जो है वो मूव करता जाता है। नंबर 4 है नेम एंड राइट द फंक्शन ऑफ एपिथेलियल सेल्स ऑफ द स्टमक। स्टमक के जो एपिथेलियल सेल्स होते हैं उनके नेम लिखने हैं और उनके जो है वो फंक्शन लिखने हैं। तो सबसे पहले हम उनके नेम देख लेते हैं कि स्टमक सेल्स के जो एपिथेलियल सेल्स हैं वो कितनी टाइप्स के होते हैं। म्यूकस सेल्स, नंबर 1 is mucus cell, number 2 is mucous neck cells, number 3 is parietal cell, number 4 is chief cells and number 5 is enteroendocrine cells। तो अब हम इनके फंक्शन देखते हैं। म्यूकस सेल का क्या फंक्शन है, ये सेक्रीट्स करते हैं अल्कलाइन म्यूकस सेल से। चूंकि ये स्टमक के हम एपिथेलियल सेल्स के टाइप्स देख रहे हैं तो स्टमक के अंदर जो है वो क्या प्रोसेस होता है, इन सेल्स का क्या फंक्शन होता है कि जिसकी वजह से फूड जो है वो इजीली डाइजेस्ट हो जाता है। तो स्टमक के अंदर जो म्यूकस सेल्स होते हैं एपिथेलियल सेल्स, उनमें से अल्कलाइन म्यूकस सिक्रीट होता है टू प्रोटेक्ट द स्टमक लाइनिंग, ताकि जो स्टमक की लाइनिंग है यानी स्टमक की जो वॉल है वो महफूज रह सके फ्रॉम एसिडिक गैस्ट्रिक जूस। जैसे कि हमें पता है कि स्टमक के अंदर जो है वो एसिडिक HCl जो है वो जूस मौजूद होता है। HCl जो है वो स्टमक की वॉल को डैमेज कर सकता है, तो उसके लिए कुदरती तौर पर अल्लाह ताला ने एक ऐसा सिस्टम पैदा किया हुआ है कि ये म्यूकस सेल जो है वो अल्कलाइन म्यूकस सिक्रीट करते रहते हैं ताकि स्टमक के अंदर एसिडिटी का बहुत ज्यादा ना हो और उसकी जो वॉल्व्स हैं वो महफूज रह सके।
सेकेंड सेल जो है वो है म्यूकस नेक सेल्स, प्रोड्यूस म्यूकस दैट इज स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम सरफेस म्यूकस सेल्स इन्वॉल्व इन द प्रोटेक्शन एंड लुब्रिकेशन। ये म्यूकस नेक सेल्स जो है ये इनका थोड़ा सा फंक्शन जो है वो डिफरेंट होता है म्यूकस सेल से, सरफेस म्यूकस सेल से थोड़ा सा डिफरेंट होता है। इनमें प्रोटेक्शन भी इन्वॉल्व होती है और लुब्रिकेशन भी इन्वॉल्व होती है। लुब्रिकेशन मतलब कि वो फूड जो होता है उसको गीला कर देते हैं, उसको नम कर देते हैं ताकि वो इजीली जो है वो डाइजेस्ट हो सके। फिर नंबर 3 है पेरिटियल सेल्स सिक्रीट हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl टू लोअर स्टमक pH एंड एक्टिवेट पेप्सिनोजिन। HCl का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, HCl बहुत इंपॉर्टेंट HCl है, एक एसिड है जो कि स्टमक में मौजूद होता है। ये पेरिटियल सेल्स से सिक्रीट होता है टू लोअर स्टमक pH। इसकी वजह से जो स्टमक की pH है वो कम हो जाती है एंड एक्टिवेट पेप्सिनोजिन, और जब स्टमक की pH कम होती है तो उसकी वजह से पेप्सिनोजिन जो है वो उसको एक्टिवेट हो जाता है वो इस HCl के जरिए से। ऑल्सो सिक्रीट इंट्रिंसिक फैक्टर। इंट्रिंसिक फैक्टर्स होते हैं स्पेशल किस्म की प्रोटीन होती है, जब HCl सिक्रीट होते हैं तो उसकी वजह से इंट्रिंसिक फैक्टर यानी स्पेशल प्रोटीन जो है वो भी सिक्रीट होने लग जाती है, वो भी जो है वो एक्टिवेट हो जाती है, एसेंशियल फॉर विटामिन B12 एब्जॉर्प्शन। और ये इंट्रिंसिक फैक्टर यानी स्पेशल किस्म की प्रोटीन बहुत ज्यादा जरूरी होती है B12 विटामिन के लिए, ताकि उसकी जो एब्जॉर्प्शन है ब्लड के अंदर वो सही तरह से हो सके। नंबर 3 सेल्स जो हैं वो हैं चीफ सेल्स सिक्रीट पेप्सिनोजिन इन inactive enzymes that is converted to pepsin in the acidic environment। ये जो चीफ सेल्स हैं ये पेप्सिनोजिन सिक्रीट करते हैं, लेकिन ये पेप्सिनोजिन इनएक्टिव फॉर्म में सिक्रीट होते हैं जब पेप्सिन को एसिडिक एनवायरनमेंट मिलता है, यानी जब HCl रिलीज होता है और उसे एसिडिक एनवायरनमेंट मिलता है तो ये पेप्सिनोजिन जो है वो कन्वर्ट हो जाते हैं पेप्सिन में और प्रोटीन को डाइजेस्ट करते हैं। नेक्स्ट जो आपका सेल है वो है एंटीरो एंडोक्राइन सेल्स रिलीज हार्मोन्स। इनमें से कुछ हार्मोन्स रिलीज होते हैं सच एज गैस्ट्रिन विच रेगुलेट्स एसिड सिक्रीशन एंड गैस्ट्रिक मोटिलिटी। इसकी वजह से जो है वो गैस्ट्रिन जो रिलीज होता है उसकी वजह से एसिडिक सिक्रीशन और गैस्ट्रिक मोटिलिटी जो है वो मेंटेन रहती है। हमारे कुछ शॉर्ट क्वेश्चन आंसर थे जो क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 आज के लेक्चर में जो मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन की है। उम्मीद है आप लोगों को इसका कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। 1 से लेके 4 तक जो क्वेश्चन आंसर्स थे वो आज हमारी वीडियो में मौजूद थे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आंसर्स हैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के लिए अपलोड कर दिए जाएंगे। साथ रहिएगा इसी यूट्यूब चैनल पर। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।